हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। क्या क्या अभी तक हमने पढ़ लिया इसमें। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा क्या क्या होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने देखा कि किस मेथड के द्वारा हम क्या कहते हैं मिनरल्स की प्रॉपर्टी यानी मिनरल्स के जो गुण हैं उन्हें स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद वो जो स्टडी थी, वो जो मेथड था वो था हाइड्रोपोनिक्स, जिसके बारे में हमने बात की है। और ये कुछ डायग्राम थे जिसके माध्यम से आपने समझा कि हाइड्रोपोनिक्स में किस प्रकार से प्लांट को ग्रो कराया जाता है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स की बात हमने कर ली थी। और उसके बाद हमने एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उन्हें देखा था। अब हमने क्राइटेरिया देखा था कि क्राइटेरिया में हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है या फिर ऐसे कौन कौन से गुण हैं कि हम मिनरल्स को इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो क्राइटेरिया के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया था वो था क्लासिफिकेशन। अब हमने क्लासिफिकेशन किया है दो पार्ट में, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसके बाद हमने देखा फंक्शन के आधार पर हमने 4 पॉइंट देखे थे किस न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है। ये हमने बात की थी क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। और हमने कल देखा था कि जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कहा ये एक रूट है, ये एक रूट है। और हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, Mn की बहुत अधिकता हो गई है। ये क्या करेगा, Mg यानी मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम को क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने से रोकेगा, या फिर कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन है यानी वितरण है उसे ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे क्या आ रही है, मैग्नीज की अधिकता से हमने क्या देखा था, टॉक्सिसिटी को देखा था। अगर मैग्नीज की कमी देखेंगे तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही हमने क्या बात की थी, हमने कहा था अगर डेफिशिएंसी सिंड्रोम और टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो किसे हम ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी हम पहचान सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो नुकसान पौधे को हो रहा है या फिर पौधे में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये किस मिनरल्स की कमी के कारण है। तो हमने देखा था डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जब किसी मिनरल की यहाँ पे कमी होती है तो उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ टॉक्सिसिटी की बात आती है तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज की जो मात्रा है वो अधिक बढ़ गई है। मैग्नीज की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसने जो मैग्नीशियम था और आयरन था उसका एब्जॉर्प्शन, उसका जो वहाँ पे अवशोषण हो रहा था उसे उसने रोक दिया। अब सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे कि यहाँ पे मैग्नीज की कमी से होने वाले जो वहाँ पे लक्षण है वो दिखाई देंगे, या आयरन की कमी के कारण जो होने वाले लक्षण है वो दिखाई देंगे। तो रीज़न क्या है, मैग्नीज की अधिक मात्रा है लेकिन दिखाई क्या दे रहा है हमें कि मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी, अब हमने बात की थी कि जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं तो उनके क्या क्या फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की बात की थी, तो नाइट्रोजन के फंक्शन हमें पता है। सबसे पहले हमने कहा था कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में, हमने कहा अगर हम नाइट्रोजन का फंक्शन हम देखें, हमने कहा प्रोटीन के फॉर्मेशन में, लेकिन हमने देखा कि डीएनए का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस प्रकार से, हमने कहा यह शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एक चेन ये है, दूसरा है शुगर फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होते हैं,
यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, अब यहाँ पे नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पे तो क्या है, नाइट्रोजन है, डीएनए का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद सेकेंड हमने बात की थी किसकी, सेकेंड हमने बात की थी फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के बारे में हमने बात की। इसका भी क्या है, ये अभी हमने देखा कि जो डीएनए है, डीएनए का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे, हमने कहा शुगर, फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। दूसरी जो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड होता है, जो दूसरा जो स्ट्रैंड है, वहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस का यहाँ पे यूज हो रहा है। सेकेंड हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है। तीसरा हमने कहा कि एटीपी के फॉर्मेशन में है। तीसरा एनएडीपीएच के भी फॉर्मेशन में होता है। तो ये सारे फंक्शन किसके हमने बताए थे, फॉस्फोरस के हमने सारे फंक्शन बताए थे। फिर हमने पोटेशियम की बात की थी। पोटेशियम के हमने काफ़ी सारे यहाँ पे देख लिए हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और यहाँ पे और भी यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि केटायन आयन बैलेंस को ये क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेट करता है। लास्ट में हमने बात की थी कैल्शियम की, कि कैल्शियम क्या क्या यहाँ पे फंक्शन करता है। तो इसमें हमने बात की थी कैल्शियम की। कैल्शियम क्या क्या फंक्शन करता है आप पढ़ोगे। एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ सेल वॉल। सेल वॉल की सिंथेसिस में यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का यूज होता है। दूसरा होता है इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, यानी कुछ एंजाइम्स को ये क्या करता है, यहाँ पे एक्टिवेट करता है। अब सेल वॉल का किस प्रकार से पार्ट है, ये क्या है कि यहाँ पे जैसे सेल होती है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। अब यहाँ पे क्या आता है, कैल्शियम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मिडिल लैमेला होगा, यानी दो सेल को जोड़ने में, दो सेल के बीच में जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कैल्शियम से बना होता है, जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल, जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बने होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं स्पिंडल फाइबर। इस प्रकार के यहाँ से भी क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। और ये क्या करते हैं, फिर कहाँ पे इनका फंक्शन है, कहाँ पे इनका फंक्शन है, जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो इन्हीं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में यहाँ पे कैल्शियम का यूज होता है। तो ये तो क्या थे, कुछ कैल्शियम के यूज थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के हमने पहले भी बहुत सारे रोल यहाँ पे पढ़ लिए हैं। हमने कहा क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नीशियम। सेकेंड, हमने बात की थी जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो रूबिस्को को जो एक्टिवेट करने का काम कर रहा था, मैग्नीशियम कर रहा था। थर्ड, हमने कहा कि यहाँ पे पैपकेस को भी ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा मैग्नीशियम के हमने काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शन देख लिए हैं। तो आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन। सेकेंड, इसका फंक्शन क्या है, it activates enzymes for respiration, photosynthesis and involves in the synthesis of DNA and RNA। आपको अब यहाँ पे सारे फंक्शन मिल गए हैं। क्या क्या फंक्शन होता है कि कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में मैंने अभी आपको बताया, रूबिस्को हो गया, पेप्केज हो गया, और ये क्या होता है कि आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। सेकेंड, इसमें हमने क्या बात की है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्लोरोफिल, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर। तो क्या फंक्शन होता है सल्फर का, आप पढ़ेंगे प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट की फॉर्म में होता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनाइन एंड इट इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कोएंजाइम्स एंड विटामिन, यानी कि सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, कोएंजाइम्स का और विटामिन का।
नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन। आयरन के क्या यहाँ पे फंक्शन होते हैं आप देखेंगे, ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन, यानी कि Fe3 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है आयरन। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये प्रोटीन का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीज आया है। क्या होता है मैग्नीज में, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Mn2+ आयन, यानी कि मैग्नीज आयन के फॉर्म में होता है। मेन फंक्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ अ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है यहाँ पे, हमने कहा था जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन कब निकलेगा, ऑक्सीजन तब निकलेगा जब पानी का ब्रेक डाउन होगा। क्या नाम है पानी के ब्रेक डाउन के लिए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे नाम दिया गया है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन क्या आता है, पानी के ब्रेक डाउन में क्या पे कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, मैग्नीज इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या रिलीज होगा, वहां से रिलीज होगी ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है। और मैग्नीश का यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है कि जो पानी है, पानी को तोड़ने का काम कर रहा है। क्यों टूटता है यहाँ पे पानी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वहाँ पे H+ आयन की आवश्यकता है, वहाँ पे क्या है, H+ आयन की आवश्यकता होती है। तो वो जो H+ आयन है वो पौधे द्वारा यूज किया जाता है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसी प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो ये जो चारों जो यहाँ पे पॉइंट्स है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं या जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये जो फंक्शन है ये आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, और यहाँ पे क्या है, जितना यहाँ पे फंक्शन बताए गए हैं उसमें और ज़्यादा फंक्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन वहाँ पे ऐड कर देने हैं। जैसे कि किसी मिनरल के 2 फंक्शन दिए गए हैं, 3 हैं या 4 हैं, आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे। तो फंक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा लैंग्वेज बनानी है। और सेकेंड बात आपको क्या याद रखनी है, जिससे कि अगर हम आयरन की बात करें तो क्या आपको याद रखना है, किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। Fe3 की फॉर्म में ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पास। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैग्नीज की बात करें तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद आपको सल्फर का याद रखना है कि सल्फर किस फॉर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे SO4 की फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है कि मैग्नीज आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या है, जहाँ पे भी कोई डिफरेंस आए, अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में यहाँ पे हो रहा है, NO2, NO3 और NH4 की फॉर्म में। तो आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि किस फॉर्म में यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम पोटेशियम का यहाँ पे देखें तो पोटेशियम क्या आता है कि फॉस्फेट आयन की फॉर्म में हो रहा है। और पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम आयन की फॉर्म में है, कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम आयन की फॉर्म में है। ये सारे इजी हैं, आपको थोड़ा नाइट्रोजन पे ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सल्फर में ध्यान देना है और आयरन में ध्यान देना है कि कौन सा जो मिनरल है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको, जब हमने बात की थी, हमने कहा था जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ उसमें से क्या थे, न्यूट्रिएंट थे और कुछ मिनरल थे। तो आपको ये भी आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जब मैंने न्यूट्रिएंट की बात की तो क्या था, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों ही मैंने आपको क्या बताए थे, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। और बाकी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सॉइल से प्राप्त किए जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा मिनरल है और कौन सा इसमें से न्यूट्रिएंट है। तो ये तीनों ही न्यूट्रिएंट है। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं CO2 से और H2O से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त किए जाते हैं या फिर वाटर से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करेंगे, आप नोट करते जाएंगे। फिर आपको क्या है, जैसे MCQ आते हैं तो MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है जिंक।
हम बात करेंगे जिंक के बारे में, जिंक का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे जो जिंक है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप देखेंगे ऑब्टेन एज अ जिंक आयन, यानी कि यहाँ पे क्या कहता है इस फॉर्म में ये क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद ये क्या कहता है एक्टिवेट एंजाइम्स लाइक कार्बोक्सिलेज नीडेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन। क्या फंक्शन आया यहाँ पे, सबसे पहले इसने कहा कि ये क्या करता है किसी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन सा यहाँ पे एंजाइम्स का भी नाम दिया है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज को क्या करेगा एक्टिव करेगा। अब एक्टिव क्या होता है हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये इस एंजाइम्स को एक्टिव कर रहा है। तो एक्टिव क्या कर रहा है सक्रिय कर रहा है। सक्रिय का क्या मतलब होता है कि कार्य करने के लिए क्या कर रहा है उसे सक्रिय कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। यानी कि जिंक क्या करेगा कार्बोक्सिलेज को यहाँ पे कार्य करने के लिए क्या करेगा पुश करेगा। अब जैसे अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो हमने कहा कि आप क्या होता है हो जैसे कि आपके एग्जाम टाइम चल रहा है तो आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपको क्या करते हैं बार बार बताते रहते हैं आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है। तो ये क्या हो रहा है वो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी वो आपको क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी होगी क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको भी जब रियलाइज होता है कि आपके पास कम टाइम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो काम करना शुरू कर देते हो। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब जिंक ने क्या किया एक एंजाइम को यहाँ पे एक्टिवेट किया, यानी कि कार्य करने के लिए उसे सक्रिय किया। कौन सा एंजाइम था वो कार्बोक्सिलेज था। पहला फंक्शन तो ये है। सेकेंड क्या है कि ये किसके फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है ऑक्सिन के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम यहाँ पे आया ऑक्सिन। कहाँ पाया जाता है ऑक्सिन प्लांट में पाया जाता है। क्या है ये ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सिन क्या है ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये जो प्लांट में जो पौधे की जो ग्रोथ है जो वृद्धि है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायी है। अब क्या होता है जिंक क्या है ऑक्सिन के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंक की कमी हो गई तो क्या होगा ऑक्सिन का निर्माण नहीं हो पाया। ऑक्सिन का निर्माण नहीं हो पाया तो प्लांट में क्या है वहाँ पे प्लांट की वृद्धि नहीं होगी, यानी कि उसमें क्या है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो आपने ये जाना कि जिंक क्या है प्लांट के वृद्धि के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे जो जिंक है उसके कार्य को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपर। अब हम पढ़ेंगे कि कॉपर के क्या क्या यहाँ पे फंक्शन है। आप देखेंगे कॉपर एब्जॉर्ब एज क्यूप्रिक आयन। ये क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इन्वॉल्व इन अ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये क्या करता है यहाँ पे अपना सहयोग देता है। किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है प्लांट की, और रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये क्या होता है वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आया वो है बोरॉन। बोरॉन में आप क्या देखेंगे एब्जॉर्ब एज BO3 और BO4O7। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बोरॉन किस किस फॉर्म में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है। तो नेक्स्ट आपने देखा रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ अ कैल्शियम, सेल्स इलोंगेशन एंड पॉलन जर्मिनेशन। अब यहाँ पे बोरॉन के काफी फंक्शन आपके पास आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि क्या करना है आपने कि जैसे जैसे आपने फंक्शन लिखे तो आपको क्या करना है, जैसे आपने बोरॉन हेडिंग डाली पहले तो आपने ये देखना है कि कौन जो यहाँ पे मिनरल्स है वो किस फॉर्म में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद आपने फंक्शन लिखा अपटेक ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे आपने पूरा लिख दिया है। कैल्शियम पहला फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया कि सेल इलोंगेशन में सेल इलोंगेशन हो गया है। तीसरा है पॉलन जर्मिनेशन। अब यहाँ पे आप नंबर डालते चले जाएंगे कि पॉलन के जर्मिनेशन में
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ऐसे इजीली क्या हो जाएगा, फंक्शन याद हो जाएंगे। तो सेल इलॉन्गेशन क्या होता है कि सेल की क्या हो रही है, सेल का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हमने कहा था जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। प्लांट के मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर। तो यहाँ पे पॉलन के जो जर्मिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बोरोन है। अगर यहाँ पे बोरोन की कमी हो जाएगी तो पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। पॉलन का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर वहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और अगर मेल गैमेट ही नहीं बना तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसे हमने निषेचन कहा था। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब अगर आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, उस प्लांट के नए पौधे वहां पे नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसे रिलेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोरीन आयन। आपको देखना है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। डिटरमाइन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ अ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की, ये भी फोटोसिंथेसिस की क्या होता है, स्प्लिटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले में जब हमने पढ़ा था यहाँ पे मैग्नीज के बारे में, हमने क्या कहा था कि ये भी क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कर रहा है, पानी को तोड़ने का काम कर रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे Mn और जो क्लोरीन होता है, दोनों ही यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस में पानी के ब्रेक डाउन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्या वहाँ पे हो रहा है, तो आप पढ़ेंगे व्हेन सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड। यानी कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं जब उनकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, यानी कि उनकी वहाँ पे कमी हो जाती है, तो क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। यानी कि प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अभी तक क्या आपको बताया कि जब भी किसी भी पोषक तत्व की वहाँ पे कमी हो रही है तो वहाँ पे क्या है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। कल हमने बात की थी क्रिटिकल कंसंट्रेशन की। क्या आपको बता रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि आवश्यकता से कम वह मात्रा, जिस मात्रा से कम पोषक तत्व देने पर किसी प्लांट में हमें कुछ ऐसी बीमारियां या फिर कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं जो कि पौधे के लिए हानिकारक हैं, उसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कि जिस मात्रा से कम, जिस मात्रा से नीचे आने पर पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उस मात्रा को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्लांट को अगर हम कहें, किसी प्लांट को कोई एक न्यूट्रिएंट है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कैल्शियम। अब कैल्शियम, किसी प्लांट को कैल्शियम का 1 ग्राम चाहिए या फिर किसी प्लांट को कैल्शियम के 2 ग्राम की आवश्यकता है। ये हम इमेजिनरी बेस पे देख लें। हमने कहा कैल्शियम, एक प्लांट है और उसे क्या है, 2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। अब अगर 2 ग्राम से थोड़ी सी भी मात्रा कम होती है तो उस प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो 2 ग्राम क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, वह मात्रा है जिससे थोड़ा से भी अगर कम हुआ तो पौधे में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसी को हमने क्या कहा था, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एसेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि किसी भी एलिमेंट की कमी के कारण प्लांट कुछ क्या करता है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसमें आते हैं, यानी कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। These morphological changes are called deficiency symptoms. क्या होते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स? हमने कहा
कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम, यानी कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है उस मात्रा से कम पोषक तत्व देने के बाद पौधे में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी से आने वाले जो लक्षण हैं उसे हमने क्या कहा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं, दोनों ही वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे the parts of the plant that show deficiency symptoms depend upon the mobility of elements, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं यानी कि वो लक्षण जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो रहे हैं, तो उन लक्षणों का दिखाई देना किस पे डिपेंड करता है, कोई एलिमेंट है उसकी मोबिलिटी पे, यानी कि उसकी वितरण पे या फिर उसकी क्या है, उसकी मूवमेंट पे। मूवमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, मोबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, ये मोबिलिटी है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो एलिमेंट भी कुछ ऐसे होते हैं कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में क्या होते हैं, ये जाते रहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो पौधे में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो वो लक्षण किस पे निर्भर करेगा, कि एलिमेंट की मोबिलिटी पे किस प्रकार से निर्भर करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो आप देखेंगे एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि वो जो एलिमेंट होते हैं जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं, कौन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, शो डेफिशिएंसी इन ओल्डर रीजन, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मोबाइल जो एलिमेंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमें ओल्डर रीजन में देखने को मिलता है, यानी जो मैच्योर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, हमें वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड सिम्टम्स अपेयर फर्स्ट इन यंग रीजन इफ द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबिलाइज, और अगर यहाँ पे क्या है, अगर जो कोई न्यूट्रिएंट है वो क्या है, मोबाइल नहीं है, तो उसके जो लक्षण होंगे, उसकी कमी के जो लक्षण होंगे वो यंग लीफ में देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर टिश्यू। तो जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे कुछ मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट की बात हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट और किस प्रकार से यहाँ पे जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है किस प्रकार से मोबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स को। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी के बारे में कि क्या होता है मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट। हमारी हेडिंग क्या है, मोबाइल एलिमेंट एंड इमोबाइल एलिमेंट। हम नाम इंडिकेट कर रहे हैं मोबाइल, यानी कि जो क्या करते हैं, जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें हमने मोबाइल कहा। और इमोबाइल क्या होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे इमोबाइल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे मोबाइल एलिमेंट के बारे में। तो आप देखेंगे these elements are transported across membrane and hence are considered mobile। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो भी एलिमेंट है वो क्रॉस कर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब देखेंगे इन केस ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स सच एज पोटेशियम, नाइट्रोजन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपेयर इन फर्स्ट इन ओल्ड लीफ। अब क्या होते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, पोटेशियम आया है, नाइट्रोजन आया है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, कौन कौन से यहाँ पे आए थे हमारे पास जब हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन आया है, पोटेशियम आया है और मैग्नीशियम भी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्या होता है ये मोबाइल एलिमेंट है, हमारे पास पोटेशियम और नाइट्रोजन के एग्जाम्पल आ गए हैं, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या है, मोबाइल एलिमेंट हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनकी कमी के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो ओल्ड लीफ में दिखाई देंगे, यानी कि पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियां कौन सी होती हैं, जो मेच्योर हो गई हैं, यानी कि जिनका विकास पूर्ण रूप से हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस इज बिकॉज एलिमेंट्स आर पास फ्रॉम द ओल्डर लीफ टू द यंगर लीफ। क्यों ऐसा होता है वो हम अभी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये क्या है, मैच्योर लीफ है, और ये क्या है, यहाँ पे यंगर लीफ है, इसकी रूट है, और ये इसका तना ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये क्या है, मैच्योर लीफ है, यानी कि इसकी क्या है, पूरी तरीके से ग्रोथ हो चुकी है। ये छोटी पत्ती जो है अभी ये क्या है, यंग है, यानी छोटी है, इसकी ग्रोथ अभी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी, वैसे तो क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं, यानी रूट एब्जॉर्ब करती है और ऊपर की पार्ट्स को भेजती है। कभी कभी क्या होता है कि समहाउ कुछ रीजन की वजह से यहाँ से, यानी रूट से क्या है, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे कमी हो गई है किसकी, नाइट्रोजन की और पोटेशियम की। तो इस प्लांट में जैसे कि आप ये जो यंग लीफ है, इसे क्या चाहिए थे, नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए थे, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है तो इसे अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। तो क्या होता है अभी इस केस में, अब रूट के द्वारा तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस मैच्योर लीफ में क्या था, पोटेशियम भी था और नाइट्रोजन भी था, दोनों ही चीजें थी। अब जब नीचे से नहीं गया तो इस पार्ट से, यहाँ पे इस पार्ट से क्या हुआ, इस मैच्योर लीफ से ये जो पोटेशियम और नाइट्रोजन थे ये यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। क्या हुआ यहाँ पे कि जो यंग लीफ थी उसे आवश्यकता थी किसकी, पोटेशियम और नाइट्रोजन की। तो अब पोटेशियम और नाइट्रोजन ने क्या किया, वो मैच्योर लीफ से यहाँ पे यंगर लीफ में चले गए, जिसकी वहाँ पे अभी ग्रोथ हो रही थी। इसी प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट, मूव कर रहे हैं ये। तो यही आपको यहाँ पे अभी तक बताया गया है। तो यहाँ पे एक और बात आपको जाननी है, हमने कहा था मिनरल्स का अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, यानी कि मिनरल्स का अगर अवशोषण होता है तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। अगर मिनरल्स के अवशोषण की बात आए तो जाइलम का नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पौधे के एक भाग से अगर दूसरी भाग में जो मिनरल्स है उसका ट्रांसफर हो रहा है तो किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। ये आपको याद रखना है। अगर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं मिट्टी से तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जाइलम होगा, जाइलम के द्वारा क्या होंगे, जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। अगर पौधे के एक भाग से दूसरी भाग में मिनरल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे अब फ्लोएम का यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम का यूज होगा। सेकेंड हमने कहा, सेकेंड बात हमने कही कि यहाँ पे क्या थे, जो नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो अवशोषण था, जो एब्जॉर्प्शन था, रूट नहीं कर रहा है। अब जो ओल्डर लीफ थी, यानी जो मैच्योर लीफ थी, उसने क्या कर दिया, अपने पोटेशियम और नाइट्रोजन को यंग लीफ को दे दिया। अब क्या होगा, पोटेशियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि इनकी कमी होगी। तो इनकी कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देंगे, इस वाली पत्ती में। यही आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स होंगे वो ओल्डर लीफ में होंगे, मैच्योर लीफ में होंगे। क्यों, क्योंकि इसने अपने जो मिनरल्स थे, जो एलिमेंट थे, वो यहाँ दे दिए हैं। तो यही आपको, ये इस लाइन में आपने यही चीज पढ़ी है। In case of mobile elements such as potassium and nitrogen, deficiency syndromes appear first in old leaf. क्योंकि पुरानी पत्ती ने क्या किया, अपने जो मिनरल्स थे वो नई पत्ती को दे दिए। तो पहले क्या होगा, ओल्ड लीफ में उसके लक्षण दिखाई देंगे। फिर अगर फिर भी बहुत टाइम तक जो जड़ है वो अवशोषित नहीं कर रही है तो उसके बाद जो सिम्टम्स आएंगे अब यंग लीफ में आएंगे, क्योंकि उसने जितने भी जो मिनरल्स थे वो उसने ओल्ड लीफ से प्राप्त किए थे, अब उसने वो यूज कर लिए हैं और उसके पास अब क्या है, मिनरल्स की कमी हो रही है। ये बात थी मोबाइल एलिमेंट की। अब इमोबाइल एलिमेंट को के बारे में हम देखते हैं तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो हम देखेंगे दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर इमोबिलाइज एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वो एलिमेंट जिनका जो ट्रांसफर है वो सेल के आर पार नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, इमोबाइल एलिमेंट कहेंगे। यानी कि ये मूव नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इमोबाइल एलिमेंट डेफिशिएंसी इन प्लांट सच एज अ सल्फर एंड कैल्शियम। क्या क्या आपको एग्जांपल दिए गए हैं इमोबाइल एलिमेंट के, सल्फर है और कैल्शियम है।
फर्स्ट अपेयर इन अ यंग टिश्यू एंड लीफ। अब क्या आपको बताया गया है कि अगर जो इमोबाइल एलिमेंट है, क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या क्या एग्जाम्पल आया, सल्फर आया और कैल्शियम आया। अगर सल्फर और कैल्शियम की कमी हो रही है तो इसके लक्षण कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, वो हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि किस में दिखाई देगा, सबसे पहले यंग लीफ में। हमने कहा ये क्या है, मैच्योर लीफ है, और ये क्या है, यंग लीफ है। अब क्या होगा कि हमने कहा कि यहाँ से अब कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, अवशोषित ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो कैल्शियम है वो इस लीफ से यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, हमने क्या कहा था कि सेल के दो सेल के बीच में होता है कैल्शियम, मिडिल लैमेला जिसे हमने कहा था, तो वो बीच से नहीं हट पाएगा। अब कैल्शियम यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो क्या होती है, जो मैच्योर लीफ होती है उसमें क्या होता है, ऑलरेडी कैल्शियम होगा क्योंकि उसने अपनी वृद्धि कर ली है। और यंग लीफ में क्या है कि क्योंकि उसकी वृद्धि हो रही है तो उसे अधिक मात्रा में यहाँ पे मिनरल्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो कैल्शियम की कमी के जो लक्षण होंगे वो यंग लीफ में दिखाई देंगे। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। लास्ट में आप पढ़ेंगे, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर वेराइड एंड इंक्लूड स्टर्न प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव एंड बर्ड्स एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। ये कुछ सिम्टम्स है कि ये सिम्टम्स आते हैं जब किसी न्यूट्रिएंट की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो क्लास आज हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।